दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 53 का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में सर हम देखेंगे बुक से कुछ चीज़ें। इससे पहले सर जी हमने ये आपके साथ में कॉपी से ये सब कुछ डिस्कशन किया था। ये था हमारा पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 3 बुक से। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स सर 8 से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, एवरेज मार्क्स 8 से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ये सर जनरल ट्रेंड है कि एक अटेम्प्ट छोड़कर आता है। ठीक है, 1 बाई 1 को देखिएगा कि यार 1 बाई 1 करके आ रहा है। एक अटेम्प्ट में आया तो नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा। इस टाइप का होता है डिपार्टमेंटल चैप्टर के साथ में। ठीक है, बट आप ऐसा कह नहीं सकते कि यार किसी में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी बात कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम आएगा ही, चाहे ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आएगा। कई बार ये भी बातें हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि जनरली 2 साल में चाहे 3 साल में इस टाइप की चीज़ें सर जी होता है। ठीक है, ओके। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काम पड़ता है इस टाइप। ये जो चैप्टर में आप पढ़ोगे सर, ये चैप्टर में आप जो पढ़ोगे हमारे साथ, ये चीज़ का रिक्वायरमेंट किसको होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काम पड़ता है। ठीक है, ओके। कलर हिंदी में थोड़ा चेंज कीजिए सर, ओके। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। A separate department is usually created for each line of activity. Each line of activity मतलब नेचर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ईच ऑपरेशन, जैसे सर नेचर ऑफ ऑपरेशन के लिए दैट इज परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट नहीं, परचेज डिपार्टमेंट वो तो अलग चीज़ है, बात का बात है। नेचर ऑफ ऑपरेशन के लिए, ठीक है, दैट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स करने के लिए। ओके, तो इस टाइप का क्या है सर, दोनों का अलग अलग, अरे यार क्या हो रहा है, दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं पहले इसको क्लियर करते हैं। अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज यूजुअली क्रिएट फॉर ईच लाइन ऑफ एक्टिविटी। हर नेचर का काम के हिसाब से, जैसे देखिए प्रोडक्शन का काम अलग होता है, सेल्स का काम अलग होता है, तो हर नेचर के काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग काम है सर जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, और सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करने के लिए। ठीक है, ओके सर। फॉर एग्जांपल एन ऑटोमोबाइल कंपनी, मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, एंड मे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा। ठीक है, तो उसका अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा तो सच एज 2 व्हीलर्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, लग्जरी कार, फैमिली कार, ETC। तो देखिए इसमें क्या बोल सकते हैं सर, ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या? अरे तो भी क्या हो रहा है? तो देखिए फॉर एग्जांपल एन ऑटोमोबाइल कंपनी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, तो उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा, सच एज मान लो अलग अलग सर, 2 व्हीलर्स स्कूटर का डिपार्टमेंट अलग रखा होगा, मोटरसाइकिल के लिए अलग रखा होगा, लग्जरी कार के लिए अलग रखा होगा, फैमिली कार के लिए अलग रखा होगा। ये सब सर जी क्या है, डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, ETC। ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस comprises of the various departments and its overall performance depend upon individually performance of each and every department। मतलब क्या सर, मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस डिपार्टमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, ओवरऑल डिपार्टमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट।
देखिए अगर सर मतलब कहने का मतलब ये चाहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को सर जी डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो इसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस वो डिपेंड करता है किस पे सर, डिपेंड अपॉन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी, इंडिविजुअल डिपेंड करता है हर एक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, कि वो किस तरह से वो लोग परफॉर्म करते हैं। सबको ईमानदारी से काम करे तो जल्दी से सर जी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, सेल्स डिपार्टमेंट है तो अच्छे से सेल्स करे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का कोशिश करे, ठीक है सर, इसी टाइप का। ओके सर, तो ऑर्गेनाइजेशंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस उसी चीज़ों पर डिपेंड होता है, सबके काम पर। ये कहने का मतलब है कि सारा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट, एग्जांपल के तौर पर बोल रहे हैं, ये लोग सब किस तरह का परफॉर्मेंस करता है इसी पर कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड करता है, ठीक है सर। ओके सर, hence a total picture showing overall profits may hide the inefficiency of the weak departments, मतलब टोटल इस वजह से कभी कभी जो थोड़ा सा वीक डिपार्टमेंट है वो भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसमें सर जी कभी कभार वो भी चीज़ों को अगर आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो टाइम पर ख़रीद के नहीं लाता है गुड्स, ठीक है, कभी कभार वो लोग लेट कर देता है। बट जब ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर सबका देखेंगे, ओवरऑल के अंदर में सर जी देखा जाए तो अगर सब इट गुड माना जाएगा तो सर जी स्टोर डिपार्टमेंट का भी छोटा मोटा कुछ मिस्टेक्स वगैरह होगा तो वो भी छिप जाएगा, ठीक है। तो इसका एक तो ये बेनिफिट है कि आपको अगर ओवरऑल में हाइड करना है, ठीक है, तो टोटल पिक्चर शोइंग ओवरऑल प्रॉफिट में हाइड इन द इनएफिशिएंसी ऑफ द वीक डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इनएफिशिएंसीज ऑफ वीक, कोई डिपार्टमेंट जो कि उस टाइप का मजबूत नहीं है तो उसका भी सर जी वीकनेस छिप जाता है, ठीक है। तो देखिए इफ़ आपको पता करना है तो इंडिविजुअली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ओके, तो चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बाकी क्लियर है। सो के उठे हैं इसी वजह से हो सकता है कि आपका आवाज़ भी भारी लगे, कोई बात नहीं, चलते हैं सर आगे देखते हैं। दिस में रियली अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ बिजनेस रिगार्डिंग विच डिपार्टमेंट टू कंटिन्यू और शट डाउन, ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने से ये एक सर जी बहुत ही बेटर फ़ायदा होता है कि आप इंडिविजुअली सब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंडिविजुअली सबका करने से ये इजी हो जाएगा कि हम डिसीजंस ले सकें कि भाई किस चीज़ को हमको कंटिन्यू करना है, किस डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना है और बढ़ाना है, और किस बिज़नेस को हमें किस डिपार्टमेंट को शट डाउन करना है, ठीक है। इसी वजह से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इस चीज़ में भी आपको बेनिफिट देता है कि जो काम नहीं कर पाएगा, मतलब जो इस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो बता देता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है सर, तो इसको शट डाउन कर दो, और जिस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस सही है उसको आप कंटिन्यू करो या उसको एक्सपेंड करो, दैट इज़ बढ़ाओ, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल का ये भी एक फ़ायदा होता है सर, ठीक है सर। ओके, फिर देखिए हेंस टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एवरी डिपार्टमेंट शुड बी व्यूड एज अ प्रॉफिट सेंटर। इफ़ आपको चाहिए बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, तो एवरी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट सेंटर के नज़रिए से देखें, ठीक है सर, एंड कैलकुलेट करें प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है सर, यहाँ है एंड कैलकुलेट करें प्रॉफिट एंड लॉस को। बस यहाँ से सर जी ऊपर का काम ख़त्म। अब इम्पॉर्टेंट एलोकेशंस, और ऑलरेडी सर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत समझ ही रहे हो, ठीक है सर, जो कि हमने आपके साथ में डिस्कस किया था कॉपी में, तो वहाँ से भी पॉइंट है। यहाँ पर सर जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको आपको ध्यान देने का ज़रूरत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, कभी कभार इसका आपको यूज़ भी देखना मिलेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एलोकेशन एंड
एलोकेशन एंड अपॉर्चुनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल इफ़, मान लो होंडा कंपनी ने ओवरऑल अपना ब्रांड के लिए, ठीक है, सॉरी, होंडा कंपनी, एग्जाम्पल इफ़ होंडा कंपनी ने ओवरऑल अपना ब्रांड का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया, ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट पर चार्ज करेगा, ठीक है, एंड डिवाइड करेगा, ठीक है सर। कैसे डिवाइड करेगा, तो देखिए ये नीचे यहाँ पर ये ब्लू लाइन ऊपर से काटा हुआ है, तो ये ऊपर का पार्ट है, ये चीज़ें सर जी नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो होंडा कंपनी ने ओवरऑल अपना ब्रांड का एडवर्टीजमेंट किया है, तो हर डिपार्टमेंट पर चार्ज करेगा एंड डिवाइड करेगा। यस सर, तो कैसे, एग्जाम्पल इस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नोट, ध्यान रहे, कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉमन एक्सपेंसेस चार्ज होगा उसी चीज़ों से रिलेटेड आइटम्स के ऊपर, ठीक है सर, ओके। एग्जाम्पल बिल्डिंग का रेंट दिए, ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल बिल्डिंग का रेंट दिए, तो क्या करेंगे सर, मान लो बिल्डिंग का रेंट दिया, तो कहेगा कि यार ठीक है, रेंट बेसिस पर इसको डिवाइड करो, दैट इज़ या तो स्पेस के अकॉर्डिंग, या फिर बिल्डिंग के रेंट दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है सर। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, सैलरी बेसिस पर डिवाइड करेंगे। सर ये क्या है सर, ज़िंदगी में यहाँ पर एक टेबल है, उसी के बारे में थोड़ा सा बात वहाँ पर कहा गया, ठीक है, किस एक्सपेंस को किस चीज़ के हिसाब से बांटेंगे, वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो ये तो आगे आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है सर। तो फिलहाल इसको पॉइंट को ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। irrespective of the fact is irrespective of the fact whether if departments are related or unrelated, एक मिनट, irrespective of the fact whether the departments are related or unrelated, if हर डिपार्टमेंट का नहीं, वो आगे अलग लाइन से भी ऐड है, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट सर। irrespective of the fact whether the departments are related or unrelated, ठीक है, the department wise figures of sales, purchase expenses incurred exclusively for a particular department are readily ascertain the allocated to those departments, ठीक है। मतलब सर इफ़ हर डिपार्टमेंट वाइज आपको फिगर पता करना है, सेल्स का, परचेज का, एक्सपेंसेस का, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलरली हर डिपार्टमेंट का डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में डाल दो, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्सक्लूसिवली दिया है, तो इसको क्या है, डायरेक्टली अमाउंट पता होता है, ठीक है। देखिए तो इफ़, तो एक तो कहा कि सर अगर आपको इफ़ हर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज फिगर पता है, ठीक है, फिगर पता है सेल्स का, परचेज का, एक्सपेंसेस का, ठीक है, तो डायरेक्ट अमाउंट डाल दो अपना अपना सर जी, जो आप बना रहे हो अलग अलग, ए के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, बी के लिए जो बना रहे हो उसमें डाल दो, सी का सी में डाल दो, डी का डी में डाल दो। अगर आप 4 डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बना रहे हो तो 4 डिपार्टमेंट के लिए, तो चारों का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में डायरेक्टली डाल दो, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रीडली एसेटेंड, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे जिसमें, जैसे अगर इससे रिलेटेड कोई आइटम गिवन है,
तो ए के डिपार्टमेंटल अकाउंट में DA लिख देते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट। बी से अगर रिलेटेड कोई बात है तो बी के डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में बात क्या, मतलब यही सब टॉपिक, सेल्स, परचेज एक्सपेंसेस, ये सब, ठीक है सर, इस टाइप का। However, common expenses incurred for the benefit of many departments are also to be taken into account to ascertain the overall profitability of various departments, ठीक है। मतलब कह रहा है कि सर कॉमन एक्सपेंसेस, जब तक कॉमन एक्सपेंसेस को हर डिपार्टमेंट पर चार्ज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक पता नहीं चलेगा हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली प्रॉफिट क्या है। तो कॉमन एक्सपेंसेस अगर कुछ हो तो सर जी उस चीज़ को भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, जो कि अभी हम आपको बताएंगे कैसे चार्ज करना है, ठीक है सर, ओके। चलिए तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं। These common expenses needed to be apportioned to the various department on some equitable basis। कह रहा है कि ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है उसको चार्ज करना चाहिए सारे डिपार्टमेंट पर, बट उसके लिए कुछ रीजनेबल बेसिस पर चार्ज करना चाहिए, दैट इज़ इक्विटेबल बेसिस, ठीक है। इक्विटेबल बेसिस का मतलब है कि कुछ रीज़न होना चाहिए, कुछ एक मेजरमेंट होना चाहिए, उस रीजनेबल बेसिस पर सर जी चार्ज होगा, ओके। बट ध्यान रहे, द कॉमन एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी conventionally apportioned to many departments should preferably be shown in the general profit and loss account, ठीक है। अब देखिए सर ये क्या कह रहा है कि कॉमन एक्सपेंसेस है, ठीक है, कुछ ऐसा भी कॉमन है, कुछ ऐसा भी कॉमन एक्सपेंसेस है जो कि, ठीक है, नॉट चार्ज्ड ऑन डिपार्टमेंट, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होता है, ठीक है सर। तो इस टाइप्स के एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाएंगे, इस टाइप के एक्सपेंसेस को शोन करना होगा, दिखाना होगा जनरल P&L अकाउंट में, ठीक है सर। तो और आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में अगला ही में आपको करवाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देखोगे, जब कोई कॉमन एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है, बट उससे रिगार्डिंग कुछ भी बेसिस वगैरह ये नहीं बोला गया कि हाँ यार इसको किस बेसिस पर डिवाइड करो, ठीक है, तो किस बेसिस पर डिवाइड करो ये बताया ही नहीं ना जाए, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा सर, ये जो कॉमन एक्सपेंसेस जो भी होगा इस कॉमन एक्सपेंसेस को आपको डालना होगा जनरल P&L में, ठीक है। क्यों सर, रीज़न क्या है, रीज़न ये है, ध्यान रखिएगा कि इसका बेसिस ऑफ एलोकेशन किस बेसिस पर डिवाइड करें, ये जो इक्विटेबल बेसिस बात हो रहा था ना, रीजनेबल बेसिस, ये बेसिस गिवन ही नहीं है इस वजह से, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, हम आपको भी बोल देते हैं, इसका क्वेश्चन है कहाँ गया वो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देखेंगे सर, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, अगर पॉसिबल हुआ आ जाए तो सामने जल्दी, ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सर ये रहा, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एज अ होल अमाउंट। तो ये वाला जो है देखिए यहाँ पर कोई भी बेसिस ऑफ एलोकेशन नहीं दिया, इसलिए सर जी इसको आपको कहाँ डालना पड़ेगा, जनरल P&L अलग से बनाना होगा, ठीक है, और उसमें सर इसको आपको पुट करना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है सर, ओके। तो चलिए और पढ़ लेते हैं, और कुछ बोल रहा है क्या। कुछ इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो कि नॉट चार्ज ऑन डिपार्टमेंटल पर, ठीक है, मतलब जो कि डिपार्टमेंट पर चार्ज नहीं होता, बिजनेस के डिपार्टमेंट पर, और उस टाइप का जो भी खर्चा होगा वो कहाँ दिखता है, P&L में, जनरल P&L में, ठीक है सर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सर डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, पेबल बाय द कंपनी, डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने, तो पे कौन करेगा, इंटरेस्ट कंपनी। तो इससे ब्रांच जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट A B C, तो कंपनी के डिपार्टमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी के अगर 3 डिपार्टमेंट है तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था तो कंपनी ही उसका इंटरेस्ट ऑफ लोन भरेगा, ठीक है सर। तो ये A B C ये लोग पर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल बाय द कंपनी पर चार्जेबल है ऑनली। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है।
अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी सेम वैसे ही, कंपनी ने लोन लिया था तो लोन का पेमेंट कौन करेगा? कंपनी करेगा। ये लोग को ABC को कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, ओके। फिर देखिए अगला, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर। सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर ये सर किसका काम है? कंपनी का। जनरल मैनेजर किसका होता है? कंपनी का। तो कंपनी उसको सैलरी देगा तो डिपार्टमेंट पर चार्ज वो भी चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। मैनेजिंग डायरेक्टर्स का सैलरी, ठीक है। तो इस तरह सर मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह का सैलरी सब तो कंपनी का काम है। तो इन 4 आइटम्स को आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है अपना और जानना है कि हाँ यार ये एक्चुअल में क्यों नहीं करना। ठीक है सर, तो देखिए और एग्जांपल वाइज सर इसको समझते हैं। कंपनी ने लोन लिया, ये वाला है, कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, एंड कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, तो ऐसे चीज़ कंपनी कंपनी के डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होता, बिकॉज ये कंपनी का आइटम नहीं है। कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, ये देखिए वही चीज़ है, डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन, यही सब। ठीक है, तो ये सब कंपनी के डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कंपनी का होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो इन सभी पर सर्जी चार्ज नहीं होता है। बस ये पॉइंट लिखा हुआ, आगे आ जाइए तो आप देखेंगे सम ऑफ द कॉमन बेसिस आर यूज्ड फॉर अपॉर्शनिंग द कॉमन एक्सपेंसेस दैट इज इनकम्स आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कुछ कॉमन बेसिस वो डिवाइड करेंगे। कैसे सर? कुछ कॉमन बेसिस है जिसके बेसिस पर सर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान में रखना है ये पॉइंट सर। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक का बात है। ठीक है, लॉजिकल है ये, आपको सर ये याद करने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे समझ में आपके माइंड से भी आएगा, बस ज़्यादा नहीं। हाँ, 2 या 3 क्वेश्चन में इसका यूज़ है। ठीक है, तो इसका कुछ पैटर्न है, बाकी पैटर्न पे ये चीज़ सर लागू भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट अगर हो, ठीक है, और कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट। ठीक है, तो चार्ज करना या डिवाइड करना है किस बेसिस पे, तो वो इधर में सर लिखा हुआ है और आइटम्स का नाम इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं 1 बाय 1। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट हो, फायर इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट हो। ठीक है, ऑफ असेट्स। तो इन चीज़ों को किस हिसाब में सर जी आपको डिवाइड करना होगा, किस प्रोपोर्शन पे आप डिवाइड करिएगा, तो सामने ही लिखा हुआ है असेट्स वैल्यू ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, ए में, बी में, सी में कितना है, जैसे मान लीजिए अगर तीनों में सर ए में 5 लाख है, बी में 5 लाख है, सी में 5 लाख है, तो रेशियो होगा 1:1:1। ठीक है, तो 1:1 सर जी बांट देंगे इस तरह के आइटम्स को। ठीक है, क्योंकि एसेट्स से रिगार्डिंग है और हर डिपार्टमेंट के असेट्स के बेसिस पर डिवाइड कर देना। ठीक है सर, एक तो ये हो गया 1:1:1। अगर कभी ऐसा हो 5:3:2, तो जो भी रेशियो उस टाइम में आएगा सर एसेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में जितना एसेट्स पड़ा होगा उस एसेट्स के हिसाब से। ठीक है, समझ गए ये सर। कैंटीन एक्सपेंसेस, कॉमन रूम एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड अदर वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो इस चीज़ को कैसे बांटेंगे सर? इस चीज़ को बांटेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पर डिवाइड कर देना। ठीक है, पढ़ते आइए सर, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, रेंट का अमाउंट हो, रेंट हो, रेट्स हो, टैक्सेस हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो और बिल्डिंग, ये सब चीज़ें का किसके हिसाब से बांटना होगा सर? एरिया ऑफ इस डिपार्टमेंट के बेसिस पर डिवाइड कर देना, काम खत्म। जिसके पास जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया, जो डिपार्टमेंट जितने एरिया में चल रहा है उस डिपार्टमेंट के नाम पर उतने एरिया का बिल फाड़ देना है, बस बात खत्म। ठीक है सर, ओके। फिर देखिए पॉइंट नंबर 4, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये ऑलवेज किस पर होता है सर? डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट परचेज पर। क्रेडिट परचेज पर रिसीव होता है, दैट इज़ कैरियज इनवार्ड हो, तो कैरियज इनवार्ड
होता है परचेज पर, ठीक है, दैट इज़ परचेज रिटर्न, ठीक है सर। डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रेड परचेज पर होता है और कैरेज इनवार्ड सर जी परचेज पर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कभी कभार अगर क्वेश्चन में अगर आपको क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है सर, आप परचेज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट हो या कैरेज इनवर्ड अमाउंट हो, तो उसको क्या करना होगा, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पर डिवाइड कर देना, ठीक है सर। ओके, फिर आ जाइए पॉइंट नंबर 5, डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स या कैरिएज ऑनवर्ड सेल्समैन का सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, ये सब टर्नओवर पर बेस्ड होता है, ठीक है, ये सब टर्नओवर पर बेस्ड होता है। तो सेल्स, दैट इज सेल्स, तो सेल्स के बेसिस पर क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देना, ठीक है सर। ओके, और भी आइटम है एक पैकिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस ETC, तो इस टाइप का इसमें जितना भी आ जाए आप देख सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड जो है सर किसको देते हैं, डेटर्स को, और डेटर्स को क्या करते हैं, सेल्स वगैरह ही किए होंगे, इसीलिए तो सर जी डिस्काउंट दिए होंगे। बैड डेब्ट्स भी डेटर पे क्रिएट होता है। कैरिएज आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्समैन जो कि प्रमोशन कर रहा है तो सेल्समैन का सैलरी, ठीक है, और उसका कुछ कमीशन वगैरह, पैकिंग एंड डिलीवरी आइटम्स, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आ गया। ओके सर, फिर देखिए आगे PF एंड ESI कंट्रीब्यूशन, तो इस टाइप के आइटम को किस पर बांटना है, सैलरीज ऑफ इच डिपार्टमेंट के बेसिस पर। PF क्या होता है सर, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है सर, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ पर लगता है, सब कटता है, ठीक है। बट ESI क्या होता है सर, तो ESI देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको भी ज़िंदगी में कभी काम आएगा। एक चैप्टर के लिए ये चीज़ नहीं है, ये दोनों नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, PF की तरह होता है, जनरली लगता है उन एम्प्लॉयज़ पर जिनका सैलरी 15 से 20 हज़ार से कम होता है, ठीक है सर। उनके सैलरी पर से कॉस्ट, उनके सैलरी में से कटता है, ठीक है सर। ओके, इसके बाद आ जाइए आगे, लाइटनिंग, ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी का टोटल अमाउंट हो तो क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स इन ईच डिपार्टमेंट में जितना जितना लाइट का पॉइंट से यूज़ हो रहा है उसको डिवाइड करके, उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। ओके, या फिर भाई सेपरेट मीटर लगा करके, ठीक है भाई, या फिर बाई नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड के बेसिस पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। ओके, फिर आ जाइए इसके आगे एडवर्टाइजिंग का टोटल अमाउंट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का टोटल अमाउंट को क्या करते हैं सर, टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, किस डिपार्टमेंट का कितना सेल है उस बेसिस पर, ठीक है सर। अब आ जाइए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बहुत ही छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब सर यहाँ से प्रैक्टिकली स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ बीच में आपको आएगा डिपार्टमेंटल नोट्स, जो कि एक अच्छा चीज़ है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए गोल्डन रूल होगा, जो कि सर आगे बताएंगे। तो उसको समझने के लिए पहले आपको एक दो क्वेश्चन हमारे साथ में अगर आप करते हैं तो पहले बेटर होगा, इसीलिए सर हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद सर उस चीज़ को सर भी उसके बाद ही बताया है, तो उसके बाद ही समझेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि यार कहाँ से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है। और एक बात क्या ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस चैप्टर में मेन चीज़ जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है और उसका SR निकालना, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर SR स्टॉक रिजर्व्स निकालना, यही इस चैप्टर का सर जी मेन गेम है, ठीक है, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो इस चीज़ को सर जी ध्यान में रखना है, ये इसका मेन स्पेशलिटी है इस चैप्टर में, जहाँ कि आपको 2 तरह का एडवांस लेवल दिखेगा। धीरे धीरे हम उस चीज़ को भी आपको समझाएंगे, और भी बहुत कुछ ट्रिकी है, ठीक है, बट मेन ट्रिकी पार्ट यही होता है, ठीक है सर। तो इस चीज़ के ऊपर भी अभी आप स्टार्टिंग में हो तो ये अभी से ही थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलना है, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, नोट
हेड ऑफिस का लफड़ा यहाँ पर नहीं आता, ब्रांच के चैप्टर की तरह, ठीक है सर। ओके, ये नीचे का है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को सर। गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्राइस ऑफ 50% अबव कॉस्ट, ठीक है। यस सर। इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू इज 27,000, ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है सर, ज़िंदगी में हो ये रहा है कि डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को गुड्स ट्रांसफ़र किया, ठीक है सर, एट 50% प्लस कॉस्ट पर, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है सर। तो स्टॉक रिजर्व्स बताइए, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा सा एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको तो सर समझ में भी आ गया होगा कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट पी है, ट्रांसफ़र किया गुड्स को डिपार्टमेंट क्यू को। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, क्लियर हो जल्दी। देखिए डिपार्टमेंट पी, इतना ही सॉल्यूशन है सर। डिपार्टमेंट पी था, इसने क्या किया सर, ट्रांसफ़र किया गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू को एट द रेट कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है। और डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 27,000 है, ठीक है। जो कि आप एज्यूम करिए, सिंस आईपी पर एज्यूम करें, आईपी की जगह वहाँ पर एसपी लिख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में आईपी का कुछ काम ही नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा सर बट काम नहीं है कुछ, तो अभी से उसको ठीक कर लो, ठीक है। तो इस आईपी को काट करके सर क्या करिए, एसपी लिख लीजिए बस, ठीक है। ओके, तो डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है सर। ओके, सिंस क्लोजिंग स्टॉक कैम फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट पी से आया, ठीक है। एंड हैज़ अर्न 50% एंड पी हैज़ अर्न, सॉरी, दिस क्लोजिंग स्टॉक केम फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, क्योंकि ये सर कहाँ से भेजा था, डिपार्टमेंट पी ट्रांसफ़र करता था गुड्स इसको डिपार्टमेंट क्यू को, ठीक है। ओके सर। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आया है कहाँ से, इस तरह से वो क्लोजिंग स्टॉक आया है डिपार्टमेंट पी से। एंड इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर पी हैज़ अर्न 50% प्रॉफिट, ठीक है। तो पी ने इस, क्योंकि पी ही ट्रांसफ़र किया था, तो 50% का प्रॉफिट कौन कमाया था, पी ही कमाया था ट्रांसफ़र के टाइम में। तो वहीं कह रहा है कि पी ने अर्न किया था 50% का प्रॉफिट ओवर कॉस्ट के अलावा, कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है सर, विच इज़ अनरियलाइज, ठीक है। बट क्योंकि इतना का स्टॉक नहीं बिक पाया, मान लो जैसे 1,50,000 1,50,000 का भेजा होगा, छोड़ो इतना नहीं, बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए सर 50,000 का गुड्स ट्रांसफ़र किया था डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को, तो 50,000 के ऊपर वो एंट्री कर लिया होगा, पी रिकॉर्ड कर लिया होगा प्लस 50% के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो इसके ऊपर सर जी कॉस्ट प्लस 50% के हिसाब से वो रिकॉर्ड कर लिया होगा डिपार्टमेंट पी ने। बट डिपार्टमेंट क्यू कितने का ट्रेडिंग नहीं कर सका, इसमें से 27,000, ठीक है। तो 27,000 जिसके लिए वो ट्रेडिंग नहीं कर सका, इसके लिए पी को क्या करना होगा, रिवर्स बैक करना होगा, क्योंकि इतना का अमाउंट वो बेच ही नहीं पाया और ये एडवांस में रिकॉर्ड कर लिया। सेम वही हेड ऑफिस के जैसा इसको समझ सकते हो, और इसको सर ये ब्रांच के जैसा समझ सकते हो। तो हेड ऑफिस रिवर्स करता था, वही चीज़ है, ठीक है सर। ओके, बट सिंपल है, इस फंडा को बार बार मत लाना, सिंपल है यार, उसको अलग रखो इसको अलग रखो, ऐसे भी समझ जाओगे तो भी ईजी है, कुछ नहीं है। पी भेजा था क्यू को 50% प्रॉफिट पर, और क्योंकि क्यू जो है डिपार्टमेंट क्यू ने इतने का ट्रेडिंग मतलब नहीं कर पाया, क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया, सेल नहीं कर पाया डिपार्टमेंट क्यू, तो इसके ऊपर जो एसआर यहाँ पर पी जोड़ के बैठा था 50% का, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, दोबारा सर जी रिवर्स बैक करना होगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो सिंस दिस क्लोजिंग स्टॉक कैम फ्रॉम डिपार्टमेंट पी एंड पी हैज़ अर्न 50% प्रॉफिट ओवर कॉस्ट विच इज़ अनरियलाइज, जो कि नहीं कमा पाया क्योंकि डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो हैशटैग नंबर 1,
क्लोजिंग स्टॉक रह गया, सेल नहीं हुआ, तो ये 50% का SR स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट पी को हटाना पड़ेगा, दैट इज़ रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नोट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान रहे, अमाउंट रहेगा डिपार्टमेंट क्यू का, यस, क्यू का क्लोजिंग स्टॉक, बट ट्रीटमेंट करेगा डिपार्टमेंट पी ऑन SR ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि डिपार्टमेंट क्यू तो ये कुछ किया ही नहीं यार, सिंपली इसके पास आया और ये सेल कर देता था। बट डिपार्टमेंट क्यू, क्योंकि ये चालू था और ये भेज रहा था 50% प्लस पर, ठीक है, तो अब इसको ही माइनस करना पड़ेगा, इसको ही ये 50% जितना नहीं बिका उस पे से रिवर्स करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ गुड्स नहीं बिका, जैसे यहाँ पर 27,000 का गुड्स नहीं बिका, ठीक है, तो इसके ऊपर SR अगेन 50% माइनस करना होगा, किसको माइनस करना होगा, डिपार्टमेंट पी को। ठीक है सर, ओके। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है सर, ट्रीटमेंट बिकॉज ये प्रॉफिट शो किया पहले ही डिपार्टमेंट पी ने, वही चीज़ हम कह रहे थे सर कि जब वो भेजा था तभी वो लिख दिया होगा, ठीक है, पी ने, डिपार्टमेंट पी ने, एंड अपने पेंडल में इसका रिवर्स करके ठीक कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा इसको डिपार्टमेंट पी, कुछ नहीं, रिवर्स करके सर ये ठीक कर देगा, जैसे कि अब तक हम देखते आए थे। यस सर, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, ठीक है, सिंस कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व अमाउंट रहेगा किसका, डिपार्टमेंट क्यू का, डिपार्टमेंट क्यू का, और जो कि किस पर है, ऊपर SP नीचे SP, इसको भी ठीक करो, SP बना दो इसको, SP, ठीक है सर। अब देखिए, ऊपर SP नीचे SP, और हमको जानना है क्या, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही तो जानना है, 50% था, ठीक है, तो 50% प्रॉफिट जानना था, तो इसको यहाँ इंटू कर दिए। तो आप देखेंगे सर, तो होगा देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 9,000। ठीक है, नोट दिखेगा कहाँ पर, डेबिट साइड ऑफ P&L ऑफ डिपार्टमेंट पी का, दोबारा रिवर्स होता है, याद है, डिपार्टमेंट पी दिखा देते हैं कहाँ पर, अगर बस इतना, इसका तो सॉल्यूशन हो गया, बट जनरली ऐसा अगर होता तो ये दिखता कहाँ सर, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ये जरा यहाँ पर दिखता है, स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक, देख रहे हैं, यहाँ पर दिखेगा डिपार्टमेंट पी, और अगर आप बनाओगे इसका, तो वैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टॉक रिजर्व्स का अमाउंट समझाने के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि यार इस तरह से SR कैलकुलेट होता है, तो वो फंडा था इस क्वेश्चन का। ठीक है सर, तो ये था इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इतना का, क्योंकि क्यू बेच नहीं पाया तो ये अमाउंट को लेके, और क्योंकि ये अमाउंट ऊपर SP नीचे SP, और क्यू कितने पर बेचा था, 50% पर, तो 50% हमको जानना है, क्योंकि इतना ही तो हमको रिवर्स करना है, कैलकुलेट किए तो आ गया 9,000। ठीक है, और यहीं से को कहाँ दिखा देंगे, डिपार्टमेंट पी के डेबिट साइड P&L में हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर, हम देखेंगे अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 को। तब तक के लिए सर जी, जय हिंद, जय भारत।